हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की आपके लिए जो क्लास रहने वाली है, हम देखने वाले हैं एचपीजीके। और एचपीजीके के 50-50 क्वेश्चन के लिए मैं अलग से आपके लिए एक नई सीरीज़ में बना रहा हूँ। एक पहले की सीरीज़ बनी है 1000 क्वेश्चन की, लेकिन वो आपके पास विजिबल नहीं है उसमें कुछ। तो एक बार फिर से मैं एक जो पीडीएफ है 1000 क्वेश्चन की एचपीजीके की, इसमें से आपके पास 50-50 क्वेश्चन करके आपको मैं इसको कंप्लीट करवा दूंगा एग्ज़ाम से पहले। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला आपके पास प्रश्न रहेगा, इसको थोड़ा सा क्रॉस भी आपके कर लूँगा, थोड़ा सा आपके पास एक्स्ट्रा फैक्ट रहेंगे और उसके साथ आपको लिंक करके मैं समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी कोशिश करनी है कि डायरेक्ट आप इसको लर्न कीजिएगा। पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके पास है, पौंग झील के बनने से कौन सा स्थान आपके डूब गया? तो कौन सा स्थान डूब गया? देहरा गोपीपुर। बाकी बात की जाए पौंग झील कैसी झील है? ये आपके पास एक कृत्रिम झील है, यानी कि मानव निर्मित झील आपके पास है। ये आपके पास नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल इसको कह सकते हैं आप, मानव निर्मित, क्योंकि आपके ये देखने को मिलती है। अब प्रश्न आपके ये बनता है कि आपके पास प्राकृतिक जो झील है वो आपके पास सबसे बड़ी कौन सी है? तो सबसे बड़ी झील आपके पास प्राकृतिक जो कि आपके पास डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के अंदर देखने को मिलती है, रेणुका झील। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपके पास इस तरह से आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपके पास, वह स्थान जहाँ चंद्रा और भागा नदी का संगम होता है। तो प्रश्न आपके पास है, वह स्थान जहाँ चंद्रा और भागा नदी, यानी कि चंद्रा नदी अलग है, भागा नदी अलग है, इन दोनों नदियों का जो संगम है वो आपके पास, संगम का मतलब होता है कि जहाँ पर आकर ये दोनों नदियाँ मिलती है, तो ये आपके पास तांडी में रहेगा। तो तांडी नामक स्थान पर इनका संगम आपके पास देखने को मिलता है। अब बात की जाए यहाँ पे तांडी, ये तांडी आपके पास एक्चुअल में स्थान कहाँ है? तो आपके पास देखने को मिलता है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति के अंदर। तो लाहौल में आपके पास देखने को मिलता है तांडी, वो स्थान भी आपके पास है। एक फैक्ट आपने ये भी याद रखना, जहाँ पे ऐसा माना जाता है जो द्रौपदी है, पांडु की पत्नी द्रौपदी, इसका अंत्येष्टि स्थान, यानी कि जहाँ इसने प्राण त्यागे थे, वो भी आपके पास तांडी में ही माना जाता है। तो यहाँ पर ये दो नदियाँ आकर मिलती है तांडी नामक स्थान पर, चंद्रा और भागा नदी। और यहाँ से एक नई नदी जो है जिसका नाम है चिनाव, जिसको आप अस्किनी कहते हो, जिसको चिनाव को अस्किनी के नाम से भी जाना जाता है, ये फैक्ट भी आपको पता होगा। तो यहाँ से एक चिनाव नदी आपके उद्गम यहाँ पे देखने को मिलता है। तो कई बार ये भी आपसे प्रश्न बनता है कि चिनाव नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यहाँ पे चंद्र और भागा दो नदियाँ आपके तांडी में आकर मिलती हैं और उसके बाद इसको चिनाव के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, पद्म संभव का संबंध किस झील से है? तो ये आपके पास रिवाल्सर है। बात की जाए रिवाल्सर झील की, रिवाल्सर झील आपके कहाँ पे आती है? डिस्ट्रिक्ट मंडी के अंदर आपके पास देखने को मिलती है रिवाल्सर झील। तो मंडी में आपके पास ये देखने को मिलेगी। तो पद्म संभव जो है उनका संबंध आपके पास यहाँ पे रिवाल्सर झील से देखने को मिलता है। रिवाल्सर ऐसी झील है जो कि तैरती टापुओं के लिए भी प्रसिद्ध है, ये फैक्ट भी आपने याद रखना। और साथ ही ये भी आपको पता होना चाहिए, जो रिवाल्सर झील है ये आपके पास 3 धर्मों का केंद्र भी है। कौन कौन से 3 धर्म है आगे जाकर हम इसमें बात करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास रहेगा, हिमाचल प्रदेश हिमालय में कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, हिमालय में इनकी स्थिति देखने को मिलती है पश्चिमी हिमालय में। पश्चिमी हिमालय में इसलिए क्योंकि आपके पास किस हिसाब से ये पूछा गया है, ये जो प्रश्न आपके पास पूछा गया है, अगर आपको थोड़ा सा मैं रिमाइंड करवा दूं, अगर आप मेरे बैच में थे तो आपने देखा होगा, जो आपका हिमालय है, हिमालय 4 भागों में डिवाइड है। एक आपके पास ट्रांस हिमालय हो गया, बृहद हिमालय हो गया, मध्य हिमालय हो गया, फिर आपके पास यहाँ पे शिवालिक हिमालय देखने को मिलता है। ये स्थिति आपके पास उत्तर से दक्षिण की ओर जो आपके पास हिमालय फैला है, एक हिमालय आपके फैला है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इस तरह से आपके पास हिमालय 4 भागों में आपके डिवाइड है पश्चिम से पूर्व की ओर। उस हिसाब से यहाँ पे पूछा गया है कि हिमाचल जो है, हिमाचल प्रदेश जो है हिमालय में कहाँ स्थित है? तो ये आपके पश्चिमी हिमालय में आपके पास देखने को मिलता है। तो हिमालय की स्थिति आपने देख लेनी है, किस तरह से 2 भागों में इसको डिवाइड किया जाता है, एक तो उत्तर से दक्षिण की ओर, दूसरा पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पश्चिमी हिमालय का भाग आपके देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश, उस हिसाब से ये प्रश्न आपके देखने को मिलता है। ये जितने भी आपके पास प्रश्न है, ये आपके पास मैक्सिमम एलाइट्स है, एनटी आपके पास हो गया, आपके पास एचएस हो गया। इसके अलावा जो आपके पास जितने हमीरपुर बोर्ड है, यानी कि हमीरपुर बोर्ड आपके पास, और साथ में जो लोक सेवा आयोग है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उनके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपके ये प्रश्न आपके पूछे गए, वहाँ से इसको 1 लाइनर के तौर पर बनाया गया था। तो कहीं ना कहीं जो अभी आपके पास नया बोर्ड आपके देखने को मिल रहा है, जो कि क्लास 3 के आपके पास एग्जाम करवाने वाला है, तो उसके लिए इनफ आपके पास ये कंटेंट रहेगा एचपीजीके का। यहाँ पे आपके पास बेसिक से लेकर एडवांस तक आपका हो जाएगा आराम से। डिपेंड करेगा कि अगर आप इसको कंटिन्यू देखते हो, कंप्लीट इसको करते हो, तो आपका एचपीजीके मुझे नहीं लगता कहीं और से पढ़ने की आपको ज़रूरत है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके पास कुफरी में देखने को मिलता है। कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? कुफरी में। कुफरी की बात की जाए, कुफरी आपके पास स्केटिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और साथ ही कुफरी में एक चीज़ आपको देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलती है? आलू अनुसंधान केंद्र, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये हिमाचल प्रदेश से बहुत बार प्रश्न ये बनता है कि आपके पास भारत में जो है आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर आपके पास देखने को मिलता है, तो शिमला के कुफरी में ये देखने को मिलता है। इस कारण कुफरी आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आपके पास पूरे इंडिया को प्रेजेंट करता है आलू अनुसंधान केंद्र उस करके। बाकी जो है आलू की जो कुछ एक किस्में हैं, जैसे कुफरी जीवन हो गया, कुफरी ज्योति हो गया, ये कुफरी जीवन, कुफरी ज्योति, ये कुफरी में आलू अनुसंधान केंद्र है। उसी कारण इसके नाम पड़े जो आलू की किस्में हैं, आलू की जो किस्मों के प्रकार है, जो बीज के प्रकार है, कुफरी जीवन, कुफरी ज्योति, क्योंकि आलू अनुसंधान केंद्र ही कुफरी में है, इसी नाम पर जो है इन बीजों के नाम भी आपके देखने को मिलते हैं। तो छोटे छोटे फैक्ट है, अगर इसको आप साथ में लेकर चलेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज़्यादा आसानी होगी आपको समझने में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न आपके पास बिल्कुल सिंपल सा है, हिमाचल प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? तो गुलाबी बुराश, तो आपने देखा होगा गुलाबी बुराश जो फूल है ये आपके पास राजकीय फूल आपके पास है, जो कि हिमाचल प्रदेश का है। इसमें तो आपको बताने वाला कुछ है नहीं। अगला प्रश्न आपके पास है, हिमाचल प्रदेश के अधीन वन क्षेत्रफल आपके पास कितना देखने को मिलेगा? अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो 68.18%। हालांकि ये अपडेट भी आपके हो चुका है, लेकिन एक बार इसको फिर से देख लेना। अभी तो फिलहाल यही है जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर अपडेटेड पूछा जाएगा तो उसको एक बार आपने क्रॉस चेक कर लेना, शायद 69 पॉइंट समथिंग आपके हो चुका है। लेकिन अभी इसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जो कि यहाँ पे अभी इसके अंदर मैंने आपके मेंशन किया है नोट्स के अंदर, तो इसी को आप लेकर चलना। और इसके हिसाब से अगर वर्ग किलोमीटर में प्रश्न पूछा जाए तो 37,947 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न राज्य पक्षी, तो राज्य पक्षी भी सभी को पता होगा जुजुराना। और बात की जाए जुजुराना की तो यहाँ पे इसकी एज कई बार आपसे पूछ ली जाए तो आपकी 10 से 15 ईयर के बीच इसकी एज रहती है। और बाकी 9 कलर्स में आपके देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी कलर्स तो आज तक पूछे नहीं गए, लेकिन तब भी आपको पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को दूध व शहद की घाटी कहा जाता है? प्रश्न आपके पास रहेगा, किस घाटी को दूध और शहद की घाटी कहा जाता है? तो बिल्कुल सिंपल सा है, चंबा। और चंबा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चंबा का मिनी स्विट्जरलैंड भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा फेमस है। मिनी स्विट्जरलैंड के बारे में भी बात करेंगे, कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से रहेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे, जैसे ही आपके पास आगे ये प्रश्न देखने को मिलेगा। बाकी जो है बात की जाए चंबा की, जो है काफ़ी ज़्यादा जो फेमस है चंबा की सबसे उपजाऊ घाटी भटियात है, वो भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसकी साक्षरता दर आपकी पूछी जाती हैं। शॉर्ट्स में मैंने डाला है, पार्ट 1 डाला है अभी तक मैंने चंबा का, बाकी पार्ट 2 आपके लिए लेकर आऊँगा, बाकी उसको भी देखते हैं कब तक आपको प्रोवाइड किया जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास रहेगा, कांगड़ा जिले में भूकंप कब आया था? ये कांगड़ा जिले का जो भूकंप है ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो है इतना जो है तीव्रता वाला, या कह लीजिए कि इतना ज़्यादा जो है तीव्र आपके पास भूकंप आपके नहीं देखने को मिला। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है जान मान की हानि हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली। लगभग आपके पास 18,314 लोग आपके इसमें मारे गए थे। और ये जो कितने रिएक्टर स्केल पे था, तो 7.4। इसकी तीव्रता आपसे बहुत बार पूछी जाती है कि कांगड़ा में जो भूकंप आया था उसकी तीव्रता कितनी थी, तो यहाँ पे 7.4 रिएक्टर स्केल इसलिए क्योंकि आपके मापा ही रिएक्टर पे आपके जाता है, इस कारण। बाकी आया कब था, तो 4 अप्रैल 1905, यानी कि 4 अप्रैल 1905 को आया था। इसको कैसे याद रखेंगे, ये चीज़ अगर आपको पता है कि आपके पास बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था, तो बिल्कुल ठीक है। 1905 तो आपको याद ही है, 5 से पहले एक याद रख लेना, 4 मतलब कि 4 अप्रैल, यानी कि 4 मंथ भी आपके पास हो गया, 4 आपके पास डेट भी होगी। बाकी 1905 तो आपके पास है ही, जो कि आपने बंगाल विभाजन से इसको लिंक करके याद आपने रख लिया है। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके पास रहेगा, रोहतांग दर्रे का क्या अर्थ है? देखिए, जो रोहतांग दर्रा है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो ये रोहतांग दर्रा जो आपके पास है ये किस 2 जिलों को जोड़ता है, एक प्रश्न ये बनता है। दूसरा प्रश्न ये बनता है ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, एक प्रश्न ये बनता है। दूसरा आपके पास ये देख लीजिए कि यहाँ पे अर्थ इसका कई बार पूछ लेते हैं, एक्चुअल में रोहतांग का अर्थ क्या है? रोहतांग का अर्थ होता है लाशों का ढेर, कि जहाँ पे आपके पास इतना डेंजर वो एरिया है कि जितने वहाँ जाते हैं मैक्सिमम वहाँ पे जो है दुर्घटना कुछ ना कुछ हो ही जाती है, तो उस कारण उसको लाशों का ढेर भी आपके कहा जाता है। और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट पे है। और हाइट पे कितने, कई बार हाइट आपकी पूछी जाती है 3980 मीटर, बाकी हो सकता है आपके बुक्स में 3978 मीटर आपके पास हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास बुक में गलत है या फिर मैं आपको गलत बता रहा हूँ, ये अप्रोक्सीमेट हाइट है आपके पास 980, बाकी 978 आपके पास एग्जैक्ट है। बाकी डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर आपको कौन सा ऑप्शन देखने को देता है। तो इसकी हाइट आपने याद रखनी, रोहतांग दर्रे की हाइट वगैरह आपने सभी की याद रखनी, जितने आपके पास हाईएस्ट पीक है हिमाचल प्रदेश के, यहाँ से अधिकतर आपके प्रश्न बनने की संभावनाएं आपके पास देखने को मिलती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास रहेगा, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला किस जिले में? पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला आपके पास जम्मू कश्मीर से होती हुई कहाँ तक आती है? चंबा तक आपकी आ जाती है। और ये बहुत लंबी श्रृंखला है, इस कारण ये काफ़ी ज़्यादा फेमस भी आपके पास है।
आगे चलेंगे, आपके पास ऊना जिले की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक के नाम से जाना जाता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो शिवालिक रेंज है आपके पास, ये ना केवल ऊना में तो आपके पास जो नींबू का उत्पादन है, जो नींबू की आपके पास खेती की जाती है, कह लीजिए कि नींबू के उत्पादन के लिए शिवालिक घाटियाँ काफ़ी ज़्यादा फेमस आपके देखने को मिलती हैं। और बाकी शिवालिक की अगर मैं बात करूँ तो कांगड़ा में भी देखने को मिलती है, मंडी में भी देखने को मिलती है। तो ऐसा नहीं कि शिवालिक आपके पास सिर्फ ऊना में ही है, लेकिन जो है ऊना में इसको शिवालिक के नाम से जाना जाता है। तो ऊना जिले की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक के नाम से इसको जाना जाता है। कौन सी पर्वत श्रृंखला लाहौल स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है जास्कर पर्वत श्रृंखला। एक प्रश्न ये वाला कि कौन सी जो है आपके पास लाहौल स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करती हैं। हो सकता है प्रश्न ऐसा ना पूछा जाए, प्रश्न आपसे ये पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो कि आपके पास भारत को जो है तिब्बत से अलग करती है या भारत को चीन से अलग करती है। ऐसे हम कह सकते हैं, क्योंकि तिब्बत क्या है, तिब्बत आपके पास चीन का एरिया है। चीन ने इसको जो है आपके पास कब्जा किया है, तो उस कारण इसको हो सकता है चीन ऑप्शन में दिया जाए। और ऐसा भी पॉसिबल है कि यहाँ पे लाहौल स्पीति और किन्नौर को ना जोड़कर आपसे ऐसा कहा जाए कि ऐसी कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो कि हिमाचल प्रदेश को जो है तिब्बत से अलग करती है। फिर भी आपके पास ये जास्कर ही रहेगी। और जास्कर पर्वत श्रृंखला इसलिए भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है क्योंकि ये जास्कर पर्वत श्रृंखला के हिमाचल प्रदेश का जो सबसे ऊंचा शिखर है, जो कि कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर? शिला जो चोटी है हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट कई बार पूछ ली जाती है 7226 मीटर, कई जगह 25 आपके लिखा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, 25-26 आपके पास अप्रोक्सीमेट देखने को मिलता है। तो शिला हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी किस में देखने को मिलती है? जास्कर पर्वत श्रृंखला में देखने को मिलती है। किस डिस्ट्रिक्ट में ये आपके पड़ती है? जो शिमला सबसे ऊंची चोटी है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आपके पड़ती है। तो ये छोटे छोटे फैक्ट आप लेकर चलेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए याद करने में भी आसानी हो और इसको लिंक करने में भी ज़्यादा आसानी आपके लिए रहेगी। 16 सिंधी धार किस जिले में? एक सिंपल सा प्रश्न आपके बन जाए, जितनी भी धार आपके पास है, जितनी भी आपके पास घाटियाँ हैं, जितनी भी आपके पास हाईएस्ट पीक आपके पास हैं, उन सभी से प्रश्न बनते हैं। तो सीधा सीधा प्रश्न आपके पास डायरेक्ट रहेगा, 16 सिंधी धार किस जिले में आपके पास हैं? तो यहाँ पे हमीरपुर जिले के अंदर ये देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न आपके पास रहेगा, रंजीत सागर बांध किस नदी के किनारे बना है? तो आपके पास रावी नदी के किनारे। यहाँ पे ना केवल आपके पास रंजीत सागर बांध, इसके अलावा जो आपके पास यहाँ पे सतलुज डैम आपके जो है उस पर 7 हाइड्रो प्रोजेक्ट आपके पास देखने को मिलते हैं। तो 7 हाइड्रो प्रोजेक्ट वो 7 कौन कौन से हैं वो भी आपको एक बार यहाँ पे गो थ्रू आपको लेकर चलने हैं। बाकी जो है इन क्लासेस के अंत तक हो सकता है कंप्लीट उसको कर दिया जाएगा, इसमें बीच में आपके पास मेंशन किए गए हैं, तो आपके पास काफ़ी हद तक यहाँ पे हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न आपके पास है, त्रिगत रियासत का क्षेत्र कौन सी 2 नदियों के बीच में था? पहली आपके पास जो नदी है, त्रिगत रियासत का क्षेत्र कौन सी 2 नदियों के बीच में? पहली नदी आपके पास थी सतलुज। और सतलुज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास एक तो आपने ये देखना कि किस किस जिले से आपकी होती हुई जाती हैं, कहाँ पे इसका उद्गम आपके होता है, सतलुज हिमाचल प्रदेश में कहाँ एंटर करती है, ऐसे प्रश्न आपके बनते हैं। इसको इस तरह से देखना, और कहाँ पे ये हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है, क्योंकि सबसे लंबी नदी भी है। अगर आपके पास इस लंबाई के हिसाब से देखें तो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और इसके ऊपर 7 हाइड्रो प्रोजेक्ट आपके पास बने हैं, उस कारण आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। तो कौन सी 2 नदियाँ थी? एक आपके पास सतलुज है, दूसरी आपके पास रावी है। इन 2 नदियों के बीच के जो क्षेत्र को आपके पास त्रिगत रियासत के बीच ये देखने को मिलता है। और हद की बात यह है कि जितने स्टूडेंट को मैंने ये नोट्स दिए हैं उसमें से आपके पास 1% स्टूडेंट भी नहीं है जिन्होंने मुझे यहाँ पे मैसेज करके पूछा हो कि क्वेश्चन नंबर 17 की जो सेकंड रिवर है वो कौन सी है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड रिवर एक्चुअल में मैं लिख नहीं पाया, ये तो मुझे अभी देखने को मिला, लेकिन कुछ एक ने मुझसे पूछा था जो कि मुझे याद आ रहा है। तो आपके पास अगर किसी को पता है तो बहुत अच्छी बात है। सतलुज और रावी के बीच का जो क्षेत्र था उसको त्रिगत का आपके कहा जाता है। त्रिगत रियासत कौन सी थी? आपके पास कांगड़ा थी। और जब कांगड़ा की बात की जाए तो कांगड़ा के संस्थापक आपसे पूछे जाते हैं सुशर्मा आपके पास कांगड़ा के जो शासक पूछे जाते हैं, जो कि किस वंश के थे? कटोच वंश के थे। तो ये छोटे छोटे फैक्ट आपको लेकर चलने हैं ताकि आपको चीज़ें याद रहे और काफ़ी हेल्प आपको रहेगी कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है बिल्कुल जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसी का आपके पास कह लीजिए कि उसको मॉडिफाई यहाँ पे किया गया कि पौंग झील जो आपके पास है जिसके कारण जो है देहरा गोपीपुर आपके डूब गया, यहाँ पे ये पूछा गया है कि आपके पास पौंग झील को किस और नाम से जाना जाता है? पौंग झील को आपके पास महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके पास कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। 19 आपके पास क्या है? कुल्लू घाटी को किस नाम से जाना जाता है? देव घाटी, सभी को पता है देव घाटी के नाम से इसको जाना जाता है।
आगे चलेंगे, आपके पास जलोड़ी दर्रा आपके पास किस जिले में है? तो जलोड़ी आपके पास देखने को मिलता है कुल्लू में। कुल्लू के जितने दर्रे हैं उसके लिए एक ट्रिक आपके पास है, मैं पुरानी वीडियो में भी आपको यूज़ किया होगा। मैं लिखता हूँ दराज, दराज वो वाला जिसमें आप पैसे रखते हो, वो वाला दराज आप समझ लीजिए। तो दराज में आपके पास पहला आपके पास दुर्लाची दर्रा, इसके बाद सेकंड आपके पास यहाँ पे रोहतांग दर्रा जिसकी हमने ऑलरेडी बात की थी, रोहतांग दर्रा, और थर्ड जो आपके पास है जलोड़ी। तो ये तीनों दर्रे आपके पास डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के अंदर आपके पास देखने को मिलते हैं। 3 पासेस की बात की गई है, कौन कौन से आपके पास? दुलाची, सेकंड आपके पास रोहतांग और थर्ड है आपके पास जलोड़ी। ये तीनों दर्रे आपके पास किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के अंदर आपके पास देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेंगे। अगला प्रश्न आपके पास है, हिमाचल प्रदेश की स्थानीय भाषा में सिगड़ी का क्या अर्थ है? सिगड़ी का अर्थ होता है हिमनद, हिमनद या फिर कह लीजिए ग्लेशियर। जो सिगड़ी आपके वर्ड यूज़ किया जाता है ये इसलिए यूज़ किया जाता है, जो बड़े बड़े ग्लेशियर है उनके लिए यहाँ पे स्थानीय भाषा में या कह लीजिए लोकल लैंग्वेज में यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया जाता है सिगड़ी, हिमाचल प्रदेश के अंदर। और हिमनद और ग्लेशियर मतलब कि किस एरिया की बात की जा रही है? जो कि कुल्लू और लाहौल के अंदर आपके पास ग्लेशियर आपको देखने को मिलते हैं ऊपर वाले एरिया में। तो ये वो वाला आपके पास रोहतांग कुल्लू के साइड वाला एरिया में आपके पास ये वर्ड आपके यहाँ पे देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आपके पास है, हिमाचल प्रदेश किस वर्ष पार्ट सी राज्य बना? देखिए पार्ट सी राज्य यानी कि भाग ग की बात की गई है। भाग ग आपके कब बना था? 1951 में, क्योंकि उससे पहले ये अधिनियम आपके पास नहीं था। इसके अलावा पहले इसको स्वीकृति आपके नहीं दी गई थी पार्ट सी को। पहले आपके पास हिमाचल प्रदेश 4 आपके पास जो राज्य थे, कह लीजिए 4 आपके पास जो डिस्ट्रिक्ट थे, माफ़ कीजिएगा, 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ अस्तित्व में आया। कौन कौन से 4 जिले थे आपके पास हिमाचल प्रदेश के? जब हिमाचल प्रदेश आपके 1948 में बनता है, ठीक है, जो कि आपके पास किसके अंदर देखने को मिलता है? जो कि चीफ कमिश्नर जो आपके पास क्षेत्र के अंदर आपके देखने को मिलता है। बाद में इसको पार्ट सी बनाया गया और बाद में 1956 के अंदर जो आपके पास इसको संघ शासित प्रदेश आपके देखने को मिलता है। 1971 तक संघ शासित प्रदेश आपके ये रहा। उसके बाद आपके पास पूर्ण राज्य का दर्जा 1971 में इसको दिया गया। तो 4 जिलों के साथ अस्तित्व में आया था 1948 में। कौन कौन से जिले थे? पहला आप लिख लीजिए सिरमौर, सेकंड आपके पास चंबा। चंबा और सिरमौर तो आपके पास 2 ऐसे जिले थे कि इसकी सीमाओं में परिवर्तन तक आपके नहीं किया गया। इसके अलावा मंडी और इसके अलावा आपके पास शिमला, जो कि शिमला ना होकर पहले महासू था, बाद में इसका नाम आपके शिमला किया गया, जो कि आपके महासू से ही कटकर आपके अलग किया गया था। तो ये 4 जिलों के साथ हिमाचल प्रदेश आपके अस्तित्व में देखने को मिलता है। कब ये देखने को मिलता है? 1948 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, भुंडा उत्सव किससे संबंधित है? एक्चुअली में ये भुंडा उत्सव मनाया जाता है आपके पास कुल्लू में। तो कुल्लू में आपके पास जो मलाना वाला एरिया है वहाँ पर आपके पास देखने को मिलता है। तो किससे संबंधित है? ये भगवान परशुराम से संबंधित है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। बस ये भी याद रखना है कि किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर मनाया जाता है। तो कुल्लू में आपकी ये देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास देखने को मिलता है, मुकीला हिमनद। हिमनद मतलब कि पहले भी हमने बात की, जो सिगड़ी को आपके पास स्थानीय भाषा में हिमनद को आपकी सिगड़ी कहा जाता है। तो ये मुकीला हिमनद क्या है? ग्लेशियर आप एक्चुअल में आपके पास है। तो किस घाटी में स्थित है? बागा घाटी में। बागा घाटी की बात की जाए कहाँ देखने को मिलेगी? चंद्रा और भागा नदी हमने दोनों बात की थी लाहौल के अंदर। तो चंद्रा नदी भी है, ये आपके पास चंद्रा नदी चंद्रा घाटी से निकलती है, भागा नदी भागा घाटी से। यहाँ पे भागा घाटी की बात की गई है, यहाँ पे देखने को मिलता है मुकीला हिमनद। अगला प्रश्न आपके पास है, मारकंडा खड्ड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है? तो आपके पास डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में आपके देखती है। मारकंडा खड्ड कह लीजिए या मारकंडा नदी कह लीजिए। तो आपके पास अगर आप डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में अगर आप देखें तो आपके पास एक क्षेत्र आप औद्योगिक क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है कालाम। उसके समीप आपकी जो नदी बहती है मारकंडा खड्ड ही है। तो इसको आपने ध्यान रखना। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आपके बहती हैं? तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के अंदर आपके पास ये देखने को मिलती हैं। आगे चलेंगे, आपके पास चंद्रकूप झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में? चंद्रकूप झील ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है, क्योंकि पहले ये पूछा नहीं गया, लेकिन अभी 2-3 बार कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। पहले तो आपके पास चंबा की दूसरी है, आपके पास मणिमेश होगी, महाकाली झील होगी, इस तरह की लामा झील होगी, ये चंबा में देखने को मिलती हैं। तो चंबा ना केवल हिमाचल प्रदेश की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो आपके पास झीलें हैं, जितनी भी लेक्स आपके पास है, उन सभी को मैंने एक ट्रिक के माध्यम से कवर किया है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा। अगर आप जो है हिमाचल प्रदेश की झीलें आपको याद नहीं रहती तो यहाँ से जितने प्रश्न बनते हैं उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको आपने देख लेना है। तो फिलहाल चंद्रकूप झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो आपके पास डिस्ट्रिक्ट चंबा के अंदर आपके देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न आपके ले लेते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, हिमाचल प्रदेश के नलवाड़ी मेले का जो विचार है वो किसने दिया था? तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के अंदर नलवाड़ी मेला कहाँ लगता है? पहला प्रश्न बनता है। तो ये लगता है आपके पास डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के अंदर, ये देखने को मिलता है। और ये आपके कब ये स्टार्ट हुआ था? ये एक प्रश्न ये बनता है। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि ये विचार एक्चुअल में दिया किसने था? तो यहाँ पे नलवाड़ी मेले का जो विचार आपके दिया था W. गोल्डस्टीन ने। तो W. गोल्डस्टीन के ये विचार था।
डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने विचार दिया था और कब ये देखने को मिलता है 1989 में। 1989 में ये विचार आपके पास यहाँ पे देखने को, माफ कीजिएगा 1989 नहीं होगा, 1889 आपके पास होगा। ठीक है, ये इस तरह से आपने याद रखना। 1889 से अगर आप 2 माइनस कर दो 1887, एक फैक्ट ये वाला है, एक फैक्ट है आपके पास 1880। ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी 1880 से। देखिए 1889 में आपके पास नलवाड़ी मेले का विचार गोल्डस्टीन ने, और 1889 से आपके पास ये बिलासपुर का जो नलवाड़ी मेला है जो कि पशुओं का एक व्यापारिक मेला आपके देखने को मिलता है, ये स्टार्ट होता है। 1880 में जो आपके पास हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूँ, डिस्ट्रिक्ट शिमला के अंदर आपके पास रिज मैदान है, क्योंकि आपके पास राजधानी है तो राजधानी से प्रश्न बनते हैं। रिज मैदान आपके पास एक भूमिगत टैंक है, इसका निर्माण आपके पास 1880 में देखने को मिलता है। 1887 में क्या हुआ, रिज मैदान के बिल्कुल साथ ही थोड़ा सा उसी की दूरी के साथ एक आपके पास गेयटी थिएटर है, वो भी कई बार प्रश्न पूछा था कब इसको खोला गया था, तो 1887 में पहली बार ये खुला था। कौन सा इसमें नाटक लगा, टाइम विद द टेल, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। रानी विक्टोरिया के जन्म दिवस पे इसको आपके ओपन किया गया था। तो ऐसे फैक्ट आपको छोटे छोटे आपको जानकारी मिल जानी चाहिए। आगे हम बात करेंगे बैजनाथ को जो है प्रारंभिक काल में किस नाम से, इसका मतलब है कि हिमाचल प्रदेश में ऐसे प्रश्न भी आपके बन जाते हैं कि जहाँ पे आपके पास किसी भी एक जगह का जो है पौराणिक नाम आपसे पूछा जाता है, यानी कि पहले उसका नाम क्या था। जैसे कि यहाँ पे बात की गई कि बैजनाथ का पुराना नाम या प्रारंभिक नाम, तो बैजनाथ को किरग्राम के नाम से जाना जाता है। उसी तरह सराहन को जो पहले किस नाम से जाना जाता है, शोणितपुर के नाम से। बिलासपुर को किस नाम से, कहलोत के नाम से। कुल्लू को किस नाम से, कुल्लूत के नाम से। उदयपुर को मारकुल के नाम से। ये उदयपुर वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। उदयपुर को पहले किस नाम से जाना जाता है, मारकुल के नाम से। वो उसी तरह आपके पास नूरपुर को, तो नूरपुर को आपके धमेरी के नाम से जाना जाता है। किस स्थान को अंगूरों की भूमि आपके कहा जाता है, तो अंगूरों की भूमि आपकी रिब्बा कहा जाता है। और ये रिब्बा आपके पास कहाँ पड़ता है, किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, किन्नौर में। किन्नौर में आपके पास रिब्बा देखने को मिलता है। आगे चलेंगे, आपके पास मोलाक पर्वत किसे कहते हैं। दो अलग अलग फैक्ट है, एक है मोलाक, ठीक है, एक है मैनाक। मैनाक कई जगह इसको मानक आपके लिखा होता है, तो कई जगह मानक ही लिखा होगा, मैनाक नहीं होगा। तो एक जगह आपके पास मोलाक है, दूसरी जगह आपके पास मानक है, या फिर मैनक या मैनाक। ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, जो टाइप आपकी कर रहा हो क्वेश्चन पेपर, उस पर डिपेंड ये करेगा। तो उसका आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक्चुअल में एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाह रहा है। तो जो आपसे पूछा जा रहा है उसी से आपने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने याद रखना। अब मोलाक को कैसे याद रखें, मोलाक में आपके पास बड़ा ला आ रहा है, धोला में आपके पास बड़ा ला आ रहा है। तो जब भी मोलाक में ला बड़ा आए तो आपने इसको याद रखना कि मोलाक किसे कहा जाता है, धौलाधार को। और मैनाक किसे कहा जाता है या मानक किसे कहा जाता है, शिवालिक को। अब इसको इस तरह से याद रखना कि जो ला है, ला से मतलब कि मोलाक, मोलाक मतलब कि धौलाधार, सिंपल सा। और मैनाक और मानक किसको कहा जाएगा, वो कहा जाता है शिवालिक को। दो अलग अलग फैक्ट है, इसको याद रखना है। शिवालिक की ऊंचाई की बात की जाए 350 से लेकर 1500 मीटर की यहाँ पे हाइट आपके देखने को मिलती है। भीतरी हिमालय की बात की जाए तो भीतरी हिमालय में हिमाचल प्रदेश में 1500 से लेकर 4500 मीटर। और आपके बृहत हिमालय की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बृहत हिमालय में आपके पास 4500 से लेकर 7000 मीटर की हाइट आपके देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हिमाचल प्रदेश में जो हिमालय का जो क्षेत्र है, जो कि आपके पास अलग अलग आपके देखने को मिलेगा। कुछ क्षेत्र बृहत हिमालय में है, कुछ आपके भीतरी हिमालय जिसको मध्य हिमालय भी कहा जाता है, कुछ क्षेत्र आपके पास शिवालिक में है। तो इसके अलग अलग रेंज आपके देखने को मिलते हैं। शिवालिक आपके पास 350 से लेकर 1500 मीटर की जितनी हाइट है वो शिवालिक के अंदर का हिमालय है। और उसके अलावा 1500 से 4500 मीटर जो आपके पास हिमाचल प्रदेश में कहीं की भी हाइट है वो आपके पास किसका भाग है, वो मध्य हिमालय का या भीतरी हिमालय का भाग है। और बृहत हिमालय जो कि आपके पास देखने को मिलता है 4500 से लेकर 7000 मीटर की जो हाइट वाले जितनी भी आपके पास चोटियाँ हैं वो किसके अंदर आएगी, वो आपके पास बृहत हिमालय के अंदर देखने को मिलती है। तो हिमाचल प्रदेश में जो रेंजेस है, या कह लीजिए कि हिमाचल प्रदेश में हिमालय का जो विस्तार है वो 3 भागों में आपके डिवाइड होता है। कितने कितने मीटर, ये एवरेज इसकी हाइट बताई गई। तो कई बार हो सकता है ऐसे भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, स्पीति और किन्नौर को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है, हमने देख लिया था। आपके पास जास्कर है। महासू चोटी कहाँ है, तो महासू की हम बात कर रहे थे, जो कि शिमला आपके पास है। महासू चोटी है आपके पास शिमला जिले में, और पहले आपके पास शिमला को महासू ही कहा जाता था, बाद में इसको शिमला आपके नाम पड़ा। तो महासू ये रियासत आपकी होती थी, जो कि आपके पास हिमाचल प्रदेश जब बना तो उस समय महासू इसको जो इंक्लूड किया गया था, बाद में इसका नाम चेंज करके आपके पास शिमला रखा गया। अगला प्रश्न आपके पास देख लेंगे, किस स्थान को जो है अंगूरों की भूमि, तो आपके पास रिब्बा है, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। भाई दोना पाई किस राष्ट्रीय आंदोलन की शाखा है, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की शाखा है। भाई दोना पाई तो यानी कि ना कुछ देना है ना कुछ लेना है, ये आपके पास किस राष्ट्रीय आंदोलन की शाखा देखने को मिलती है, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की शाखा देखने को मिलती है, जो कि प्रजामंडल का एक नारा था। तो प्रजामंडल का नारा था, इसके बारे में बात करेंगे जैसे जैसे हम आगे
जो है इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे इस सीरीज़ के अंदर, मैं इसको कोशिश करूँगा कि आपको कंप्लीट मैं करवा दूँगा एग्ज़ाम से पहले। डिपेंड करेगा कि आप कितने सीरियस हो। अगर रिप्लाई मुझे लगते हैं कि आपको सच में हेल्प इसकी मिल रही है तो इसको मैं निस्संदेह कंप्लीट करवा दूँगा। डेली बेसिस पे तो नहीं हो पाएगा, 1 से 2 दिन छोड़ के आपको वीडियो में इसको प्रोवाइड करवा दूँगा। आगे चलेंगे, आपके पास चंबा के किस राजा ने सबसे पहले वर्मन शब्द का प्रयोग किया। अब चंबा के किस राजा ने सबसे पहले वर्मन शब्द का प्रयोग किया, इस प्रश्न से पहले आपको पता होना चाहिए कि चंबा के जो किस राजा ने चंबा रियासत की स्थापना की। दूसरा प्रश्न आपके पास होना चाहिए कि चंबा के शहर की स्थापना किसने की, यानी कि राजधानी किसने जो है आपके पास चंबा आपके स्थानांतरित की। पहले आपके पास कहाँ थी, ब्रह्मपुरा थी, बाद में उसको जो आपके पास चंबा लाया गया। और जिन दोनों ने ये लाया गया उन दोनों ने ये पहले ही वर्मन शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन वर्मन शब्द को पहली बार किसने प्रयोग किया, वर्मन शब्द का प्रयोग मतलब है कि जो आपके सरनेम लगता है, किसी भी व्यक्ति के आगे जो सरनेम लगता है, ये उस वर्ड की बात की जा रही है। यहाँ पे वर्मन आपके लगाते थे चंबा के राजा। तो चंबा के राजा की अगर बात की जाए, सबसे पहले वर्मन शब्द का प्रयोग किसने किया था, आदित्य वर्मन ने। उसके बाद आपके पास देखने को मिलते हैं, चाहे मेरू वर्मन की बात करें जिसने जो है चंबा के आपके पास बात की जाए, चंबा जो है रियासत की स्थापना की, चंबा शहर की स्थापना साहिल वर्मन ने की। तो दोनों ने आपके पास जो वर्ड यूज़ किए वो वर्मन आपके किए। तो ये वर्मन शब्द एक्चुअल में किसने स्टार्ट किया था, आदित्य वर्मन ने। और किसके समय ये खत्म हुआ, ये प्रश्न भी आपके पूछा जाता है। ये होमवर्क का प्रश्न है, इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। देखते जरा कितने स्टूडेंट आपके सीरियस है। अगर आपके लगेगा कि हाँ सभी आपके रिप्लाई कर रहे हैं तो बिल्कुल आपके निस्संदेह यहाँ पे मैं इसको कंटिन्यू आपकी कर लूँगा। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न आपके पास है, मंडी जिले के धौलाधार पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है। तो मंडी जिले का सर्वोच्च शिखर, एक प्रश्न तो यही बन जाता है सिंपल। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि मंडी जिले में जो सर्वोच्च शिखर है वो किस श्रृंखला के अंदर, तो धौलाधार पर्वत श्रृंखला के अंदर देखने को मिलता है, जिसका नाम है आपके पास नागरू। तो नागरू जो सर्वोच्च शिखर है किसके अंदर देखने को मिलता है, मंडी जिले में देखने को मिलता है। किसका भाग है, धौलाधार जो आपके पास रेंज आपके पास माउंटेन रेंज आपके पास देखने को मिलती है, उसका हाईएस्ट पीक आपके पास देखने को मिलता है नागरू। अगला प्रश्न आपके पास है, छबिया दर्रा कौन से जिले में, तो छबिया दर्रा आपके पास चंबा में है। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, अगली पार्ट में आपको मैं बता दूंगा, इसको यहाँ से रिपीट हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो छबिया दर्रा कौन से जिले में देखने को मिलता है, चंबा में। बाकी के चंबा में जितने इंपॉर्टेंट है 2-3 आपको मैं यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। रोहतांग दर्रा कौन सी जिले में है, तो ऑलरेडी हमने देख लिया कुल्लू जिले में आपके देखने को मिलता है। रोहतांग दर्रे की हाइट हमने ऑलरेडी देख लिया, 3980 मीटर आपके पास देखने को मिलती है। तो ये आपके पास आज की वीडियो में कुछ एक प्रश्न आपके पास देखने को मिले, 50 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। हेल्पफुल लगेगी तो आप कमेंट सेक्शन में जो है अपनी राय भी दे सकते हैं। कुछ एक अपडेट आपके करना होगा तो वो भी आप कर सकते हैं। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि अपनी ओर से इसको जो है एग्ज़ाम से पहले आपको कंप्लीट करवा दूँगा। आजकल मैं वीडियो इसलिए नहीं प्रोवाइड करा रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट मुझे लग रहा है सीरियस ही नहीं है। तो जब आप सीरियस ही नहीं हो तो फिर मुझे लगता है कि इतनी मेहनत करके कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप जो है इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, जब आपको लग रहा है कि आपको हेल्पफुल नहीं है, तो फिर मैं आपको कम वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। बाकी ये HPGK काफ़ी समय से नहीं करवा रहा था, HPGK मैंने आपको आज प्रोवाइड करवा दिया है। जल्दी इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आपके लिए लेकर आऊँगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। आप चाहे तो यहाँ पे मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।